पिछले लेक्चर में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था लॉरेंट्ज़ फोर्स। अब हम अगला टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक ये है, सबसे पहले ना हमारे पास एक आ जाती है तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये है। डेरिवेशन ना बेसिकली इसमें ये 3 पार्ट्स हैं डेरिवेशन के। डेरिवेशन में करना क्या है हमें कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, एक जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ। अब हमें ये बताना है कि उसका मोशन हमें डिस्क्राइब करना है कि किस तरह का मोशन होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्कस द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का हमें मोशन बताना है इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब क्या, एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अब इनिशियल वेलोसिटी की कंडीशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कह रहा है हमारा पास क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ। पहला कंडीशन क्या है कि अब देखो यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कंडीशन कि साथ ही साथ उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, साथ ही साथ उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है। तो पहले केस में क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरे केस में क्या है, वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही केस है कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या है, सपोज कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास एक फार्मूला होता था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने लॉरेंट्ज़ फोर्स जो लास्ट में पढ़ा था वहाँ पे हमने ये फार्मूला निकाला था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो है। अब जैसे ही थीटा ज़ीरो होगा, साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, मतलब ये सब ज़ीरो हो जाएगा, तो जो फोर्स है वो ज़ीरो हो गया। तो हमें ये पता चलता है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाली और वो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सेकंड केस हमारे पास कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं एक चार्ज है हमारे पास Q, यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया Q। अब क्या कंडीशन क्या है कि जो Q की जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं ये इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी v, ओके, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये दिखाने की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, होता है वेक्टर b। तो हमें ये दिखाना है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मतलब 90 डिग्री पे। अब सपोज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा 3D टाइप का क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि जैसे सपोज़ ये एक चार्ज है, ठीक है, दिस इज़ अ चार्ज, ओके। अभी जो चार्ज था ये एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो ये रहा चार्ज, और ये जब ये ब्लू पेन जो है ये होगा इसकी वेलोसिटी, मतलब ये यहाँ से ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। अब हमें क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ओके। मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री से दिखाना है, तो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। तो देखिए ऐसे भी 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब इस साइड भी 90 डिग्री हो गया इनके बीच में, इधर तो 180 हो गया। तो ये तो हम कर नहीं सकते, देखिए या तो ये 90 डिग्री है या तो ये 90 डिग्री है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम तो 3D में है। तो अगर हम इसे ऐसे नीचे लगा दें इसके, ये देखिए हमने क्या कर दी, मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ इनसाइड दी प्लेन लगा दी, तो भी तो ये 90 डिग्री है। देखिए जब मैंने इसे टर्न किया ये 90 डिग्री है ना, ये रहा है इसका वेक्टर v, दिस इज़ वेक्टर v एंड दिस इज़ वेक्टर b। तो वेक्टर v जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है, जब नीचे की तरफ फिर भी तो ये 90 डिग्री ना फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यही कंडीशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड दी प्लेन है, और हमें पता है इनसाइड दी प्लेन हम कैसे मार्क करते हैं, इनसाइड दी प्लेन हम x से मार्क करते हैं। तो हम स्मॉल x बना देते हैं हर जगह, ठीक है।
और ये लिख देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनसाइड द प्लेन। अब हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो अभी के लिए यहाँ पे एक और चीज़ हम ये मान रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में भी करंट है। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हम करंट ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि करंट आई इज़ अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनसाइड द प्लेन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें फोर्स पता करना है। तो देखिए ये होता है FMC, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FMC। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड द वेपर, तो हम इसे ऐसे कर देंगे। तो अभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये इनसाइड द प्लेन हो चुका है। अब करंट क्या है भाई, करंट ऐसे तो जा नहीं रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। हम अपने फिंगर्स कैसे टर्न कर देखिए, FMC, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनसाइड द प्लेन, सही है। करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे V ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। ओके, तो देखिए FMC, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे, तो जो हमारे पास फोर्स बचा ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर्स मार्क कर लेते हैं, फोर्स इज़ एक्टिंग इन द लेफ़्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ये हो गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है यहाँ लेफ़्ट डायरेक्शन में ये फोर्स है। ठीक है, अब क्या है कि जब भी, अब यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो फोर्स किसी चीज़ को सर्किल में घुमाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो चार्ज क्यू था, ये ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, ये एक ऐसे, मतलब यहाँ पे आपको एक परफेक्ट सर्किल बनाना है, तो ये एक परफेक्ट सर्किल में घूमने लगेगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में ये घूमने लगेगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे ये फोर्स है कितना, ये फोर्स है कितना। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे दो फोर्सेस हम कह सकते हैं, हमें निकालना क्या है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स, फोर्स नहीं निकालना, हमें फोर्स नहीं निकालना, हमें निकालना है रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस का क्या मतलब, देखिए ये जो सर्किल है इसे हम एक तरह से एक ऑर्बिट मान लेते हैं। तो इसका रेडियस क्या, मतलब सीधे अगर बोलें तो ये जो सर्किल था इसका हमें रेडियस निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं FC इक्वल्स टू FB, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, और हमने ये थोड़ी देर पहले भी हमने यूज़ किया है। फोर्स क्या होता है, QVB साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है, V और B के बीच का एंगल ना। तो ये देखिए हमने पहले भी कहा था V ऐसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे ऊपर V है और जो B है वो इनसाइड द प्लेन है, मतलब V और B के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 डिग्री। ओके, यहाँ से क्या आ जाता है, ये V इस स्क्वायर को काट देगा, तो हमारे पास क्या बचा, mv/r इक्वल्स टू QB। साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, दैन QB। अब हमें R निकालना है, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1/r इक्वल्स टू QB/mv। तो फाइनली हमारे पास जो R जो रेडियस वो आ चुका है mv/QB। ठीक है, ये तो हो गया भाई रेडियस। अब हमें पता करना है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कितने टाइम तक रिवॉल्व करेगा। तो बहुत सिंपल है भाई, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, अगर हम डिस्टेंस स्पीड टाइम की बात करें जो कि हमने 4th क्लास में पढ़ा होगा, हमें पता था एक होता है डिस्टेंस, एक होता है स्पीड, एक होता है टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पीरियड ऑफ, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज टी। अब डिस्टेंस भाई, अब इस केस में डिस्टेंस क्या है, इस केस में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, इस केस में जो डिस्टेंस है दिस इज सरकमफरेंस। तो ये सरकमफरेंस है, यहाँ पे हम लिख देंगे सरकमफरेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होती है, मतलब यहाँ पे केस में वेलोसिटी है, फिजिक्स के लिए हम स्पीड ना यूज़ करके बेटर टर्म वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक ज्ञान की बात जो कि वैसे 11th की बात है, पर ज्ञान की बात मैं आपको बता दूँ, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कहीं से इस चैप्टर में न्यूज़ देना है, पर फिर भी जनरल
आपको जानना चाहिए इसलिए बता दे रहा हूँ वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है। एक होती है वेलोसिटी, एक होती है स्पीड। वेलोसिटी देखिए, स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ जाता है स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी ज़ीरो हो मतलब ये चीज़ है कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव कैसे? क्योंकि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि ओके, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। अब ये लाइन कीजिए, मैं ज़्यादा लाइन पे नहीं घुसूँगा। तो अगर सीधे सीधे बोलें, जो मुझे आपको बताना था वो ये था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया सरकमफ्रेंस अपॉन सरकमफ्रेंस अपॉन, यहाँ पे हम वेलोसिटी लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी में सीधे सीधे वेलोसिटी दिया हुआ है। ओके, सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस है 2πr होता है भाई, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है और वेलोसिटी को v ही रहने देते हैं। अब हम आगे देखते हैं 2πr अपॉन v क्या बला है। एक सेकेंड, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसे यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या रखा है? t इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 2π। r अभी हमने डिराइव किया था, r होता है mv इंटू mv अपॉन क्यूबी। ये तो v तो था ही भाई साहब, तो ये v कट गया, ये v कट गया। हमारे पास टाइम आ चुका है 2πm अपॉन क्यूबी। टाइम क्या है? 2πm अपॉन क्यूबी। तो ये आ चुका है मेरे पास पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, या फिर जो जिसे हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और चीज़ आती है बस छोटी सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को हम स्मॉल एफ और नीचे c से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? सीधे सीधे 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन t, मतलब इसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्यूबी अपॉन 2πr, ठीक है। तो यहाँ से ये आ चुके थे 3 फार्मूलाज जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैंने बोला था कि इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। या तो ये जो वेलोसिटी है दिस इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, हमने कर लिया, या फिर वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कर लिया। अब एक थर्ड कंडीशन भी आता है। क्या थर्ड कंडीशन? ये है कि वेलोसिटी इज़ एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये तो हो गया कि भाई चलो 0 डिग्री 90 डिग्री। अब जब ये कोई एक अननोन एंगल थीटा है, उस केस में क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने क्योंकि ये जो थर्ड केस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से क्वेश्चन ही लिख दिया है पूरा का पूरा। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल रेडियस, क्योंकि हम भाई रेडियस डिराइव करते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम भी डिराइव करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी डिराइव करते हैं, तो तीनों मैंने लिख दिया। व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल्स इंटर एट एन आर्बिट्ररी एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब हमें इस केस के लिए डिराइव करना है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे तो हमें क्लियरली 3 डायमेंशनल फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो क्या है, हमें पता है दिस एक्सिस इज़ ऑलवेज एक्स एक्सिस, ये होती है हमारे भाई वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे भाई आ गया एक कोई पार्टिकल, एक चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अब ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये ऐसे वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन से। ये रहा चार्ज पार्टिकल q, ठीक है। तो एक चार्ज्ड पार्टिकल है q यहाँ पे, जो कि ऐसे वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ओके, अब हो क्या रहा है कि जो एंगल है, अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, तो हम मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है दिस इज़ वेक्टर बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। तो एंगल थीटा क्या होगा भाई? दिस विल बी एंगल थीटा, ठीक है। वेक्टर बी सॉरी, ये दोबारा अच्छे से एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v से ऐसे मूव कर रहा है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो ये जो v है दिस इज़ एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब होगा क्या, यहाँ पे भी एक सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है।
यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा, पर ये सीधे कोई सर्कल्स के फॉर्म में नहीं लगेगा, ये हेलिकल मोशन के फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग होती है ना ऐसी, जैसे स्प्रिंग ऐसे ऐसे होती है, ये उस फॉर्म में, इसे हेलिक कहते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे एक ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इस फॉर्म में होगी। तो इसे हम अच्छा सा डायग्राम बना कर रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसे आएगा कि यहाँ पे था चार्ज पार्टिकल, ये ऐसे आया, अब पीछे जा गया कि तुमने डॉटेड बना दिया, फिर एक ऐसे आ गया, पीछे गया डॉटेड, फिर ऐसे आगे से रिवॉल्व किया, पीछे डॉटेड, फिर एक आगे से रिवॉल्व किया, पीछे उन्होंने डॉटेड बना दिया। तो एक हेलिकल मोशन है, जैसे स्प्रिंग मूव करती है, ठीक है, जैसे मतलब यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करते 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 पीछे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मोशन। अब यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, ये देखिए जो v है अब हमें इसके कंपोनेंट से ब्रोक करना पड़ेगा। ये वेक्टर v है, अब हम इसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे ये वेक्टर b था ना, ठीक है, दिस वाज वेक्टर b, जो थीटा के साइड वाला एंगल होता है वो v cos थीटा होता है, क्लास 11th की चीज़ है ये, और जो इस साइड वाला जो दूसरे साइड होता है वो v sin थीटा हो जाता है। तो अब क्या है कि जो वेक्टर v है, अब ये v sin थीटा और v cos थीटा में ब्रोक हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इस v को इग्नोर कर देते हैं। अब आपको क्या है, ये v sin थीटा और v cos थीटा यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा वेक्टर v, तो ये हो जाएगा v sin थीटा, और ये ऐसे हो जाएगा v cos थीटा, ओके, ठीक है। अब अगर आपको इसका अच्छे से एक बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम दिखा दूँ, पर सुंदर, चलिए कोई बात नहीं, डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात यही थी कि ये ऐसे एक हेलिकल मोशन में जा रहा था, इधर वेलोसिटी v लग रही थी, ऊपर की तरफ हम ब्रोक करेंगे v sin थीटा, इधर की तरफ v cos थीटा हो जाएगा, ओके। तो अब हम लिखते हैं कि वही हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा F C, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड F B। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था, सेंट्रीपिटल फोर्स होता था mv² अपॉन r। पर अब देखिए हमने v को तो दो एलिमेंट से उसके हमने रिजॉल्व कर दिया ना, v sin थीटा और v cos थीटा में, तो हम क्या लें, v sin थीटा लें कि v cos थीटा लें, हम क्या लेंगे। तो देखिए ये जो v है ना, ये होता है जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो v परपेंडिकुलर, देखिए ये हो गया v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, देन v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू v sin थीटा, ठीक है। और f b ये तो हमें पता ही है, q v b साइन, अब यहाँ पे थीटा में थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ें तो ये आ जाएगा mv² sin स्क्वेयर थीटा, क्योंकि ये स्क्वेयर है ना, इस होल का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन r इक्वल्स टू qvb sin थीटा। अब देखिए ये एक v² को हटा देगा और एक sin थीटा एक स्क्वेयर को हटा देगा, तो मेरे पास क्या बच गया, mv sin थीटा अपॉन r इक्वल्स टू qb। अब यहाँ से जब हम r निकालें, देन r विल कम आउट टू बी mv sin थीटा अपॉन qb। तो ये जो r था, ऑर्बिटल रेडियस ये आ चुका है mv sin थीटा अपॉन qb, ठीक है। अब हमें फिर से निकालना है टाइम पीरियड अपना, टाइम पीरियड क्या होता है, t, टाइम पीरियड इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस बाई, अब यहाँ पे भी सरकमफ्रेंस तो 2πr ही होगा ना एक सर्कल का, तो 2πr अपॉन हम किसे डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या है, v। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ये भी v परपेंडिकुलर वाला ही हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2π, ठीक है, 2π इंटू r, अभी हमने डिराइव किया, r इधर डाल देते हैं। r क्या था, mv sin थीटा, mv sin थीटा अपॉन qb, ओके। और नीचे v परपेंडिकुलर भी था, v परपेंडिकुलर क्या होता है, v sin थीटा, ठीक है। तो भाई ये v sin थीटा कट, ये v sin थीटा गायब, ख़त्म, खल्लास, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो टाइम पीरियड आ चुका है t इक्वल्स टू 2πm अपॉन qb, क्योंकि और कुछ तो कटेगा नहीं, 2πm अपॉन qb,
आ चुका मेरे पास टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से इसके लिए वो निकालना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आप सोच रहे होंगे फ्रीक्वेंसी निकालना है, पर हम फ्रीक्वेंसी नहीं, अब हम एक पिच निकालेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई पिच होता क्या है, पिच या फिर हेलिक पाथ। देखिए पिच क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ कि ये हमारा एक रोटेशन था, दिस वाज सेकंड रोटेशन, दिस वाज थर्ड रोटेशन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए दो रोटेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज पिच। ये जो डिस्टेंस है यहाँ और यहाँ, इन दो रोटेशन की, जिसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लीनियर डिस्टेंस हो गया जो कि चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में। तो पिच, अब पिच क्या होता है, पिच यहाँ पे लिख देता हूँ, पिच इक्वल्स टू v। अब यहाँ पे v, अभी तक हम परपेंडिकुलर वाला ले रहे थे ना कंपोनेंट, अब हम पैरेलल वाला कंपोनेंट लेंगे, v पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड t। अब देखिए हमें पता है v पैरेलल वाला कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू t टाइम पीरियड। तो t अभी हमने डिराइव किया था 2πm अपन QB, 2πm अपन QB। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कटने की संभावना नहीं है। तो जो हमारे पास फाइनली जो पिच आ जाता है, पिच इक्वल्स टू 2πm v cos थीटा, 2πm v cos थीटा अपॉन QB। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें डिराइव करनी थी, ये हो चुका है। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कि वो एक मतलब एक इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि साइक्लोट्रॉन क्या है भाई। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस, अब डिवाइस बोलना यहाँ पे टर्म सही नहीं है क्योंकि एक डिवाइस नहीं होता है, ये बहुत बड़ी मशीन होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा हम मशीन लिख लें। साइक्लोट्रॉन इज़ अ मशीन यूज टू एक्सलरेट चार्ज्ड पार्टिकल। मतलब ये कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल आ गया, अब हमें उसे एक्सलरेट करना है बहुत हाई स्पीड, बहुत हाई एनर्जी पे, तो वो काम साइक्लोट्रॉन करता है। ठीक है, डिवाइस यूज टू एक्सलरेट चार्ज्ड पार्टिकल टू अ वेरी हाई एनर्जी। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है सच दैट द चार्ज्ड पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है, चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है, साथ ही साथ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। मतलब चार्ज्ड पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट चार्ज्ड पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, साथ ही साथ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इट इज़ थ्रोन इनटू सर्कुलर मोशंस। मतलब वो सर्कुलर मोशंस में थ्रो हो जाता है, वो बहुत ही फास्ट गोल गोल घूमने लगता है सर्कुलर मोशंस में, और वो एक वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई एनर्जी पे एक्सलरेट हो जाता है। ठीक है, तो भी क्या करते हैं, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, दिखने में भले कॉम्प्लेक्स दिखता है बट इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे एक होता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इधर हो गया भाई साहब मैग्नेट का साउथ पोल। अब हमने ये 10th में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। तो वेक्टर भी जो है ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे होते हैं दो डी। ठीक है, इन्हें हम डीज बोलते हैं, DEE, और ये डी शेप के होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये पहला डी, ये दूसरा डी। ठीक है, दीज आर दी टू डीज, हम इन्हें डीज बोलते हैं। अब होता क्या है भाई, इधर आ जाता है एक चार्ज्ड पार्टिकल Q, बीच में इधर हमने एक चार्ज पार्टिकल Q डाल दिया। अच्छा, उससे बड़ी एक और बात यह है कि जो डीज है ना, ये एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट से कनेक्ट होता है। सिंबल क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का, ये और अंदर S। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट से, तो ये क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या हो गया भाई, ऑसिलेटर मतलब सिंपली AC करंट का सोर्स है। मतलब हमने एक बहुत हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दे रहे हैं, बहुत हाई करंट में हमने इसे रख दिया। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल Q था बीच में,
अब ये बहुत हाई स्पीड पे रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक है। तभी हमें इसके डायरेक्शन पे ध्यान देना है कि रिवॉल्व कैसे करेगा। ये इधर से निकलेगा, ठीक है, और ऐसे रिवॉल्व करता जाएगा और गोल 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 गोल, और हर रोटेशन के साथ इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब होगा क्या, एक यहाँ पे एक होगा विंडो, ठीक है, इस जगह पे इस डी पे एक विंडो होगा, ये इस विंडो से बाहर निकल जाएगा, इस विंडो से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे एक चीज़ होती है टारगेट, तो ये टारगेट पे जाके सीधे हिट कर देगा, ठीक है। ये था डायरेक्शन, ठीक है। मतलब सिंपली हो क्या रहा है, ये 2 डीज थे, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज्ड पार्टिकल था। अब हमने डीज पे क्या कर दिया, बहुत हाई करंट लगा दिया, ठीक है, हमने बहुत हाई करंट दे दिया डी को, वोल्ट मतलब हमने बहुत हाई पोटेंशियल में रख दिया, ठीक है, इन दोनों डीज को, बहुत हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल रख दिया मैग्नेट का। तो ये भाई साहब, ये चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से घूम के बाहर आ जाएगा। अब ये बहुत हाई स्पीड से घूम के बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है विंडो, जहाँ से ये बाहर निकल रहा है, जहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं उसे विंडो कहते हैं, और ये विंडो से बाहर निकल के टारगेट पे स्ट्राइक करता है। अब अगर इसका एक प्रॉपर डायग्राम देखा जाए कैसा होता है, तो भाई प्रॉपर डायग्राम ऐसा होता है 3D में। अगर देखें, देखिए ये 2 डीज हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो हमारा AC करंट हो गया, यहाँ पे ये बीच में जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे चार्ज है ना, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगा, W विंडो से बाहर निकला और टारगेट को जाके स्ट्राइक कर दिया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी लिखनी है हमें इसकी थ्योरी। थ्योरी क्या है, थ्योरी आपको याद है जो हमने पहला क्वेश्चन अभी डिराइव किया था, क्या, ये इनिशियल वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे भी भाई इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही है, हमने तो ये लिखा हुआ है सीधे सीधे कि जो पार्टिकल है दैट इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई जो हमने यहाँ पे किया ना, इसे यहाँ पे हम वापस लिख देंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए दोबारा लिखता हूँ, आपको उससे क्या होगा, आपको दोबारा रिफ्रेश होगा, दिमाग में याद हो जाएगा। थ्योरी क्या है, थ्योरी में ये लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। मतलब देखिए, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब हमें यही पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स होता है वो QVB साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री इज़ 1, ओके। तो ये क्या हो गया, ये विल कट और ये स्क्वायर कट, mv/r इक्वल्स टू QB, R इक्वल्स टू mv/QB, ठीक है। ये तो हो गया रेडियस, हमने इसका डिटरमाइन कर लिया आपके। अब रेडियस के बाद क्या चीज़ आती है, अब हमें इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो भाई पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या माने, टाइम पीरियड या फिर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टी क्या होता है, टी होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया सर्किल का रेडियस, सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन में क्या, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी v। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू डाल देंगे तो 2π इंटू mv/QB, ठीक है। ये r की वैल्यू भाई इधर डाल दी, अपॉन v, ये v कट, ओके, और कुछ कटेगा नहीं। टाइम पीरियड क्या आ चुका है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πm/QB। टाइम पीरियड इज़ 2πm/QB, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होती है हम उसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहले भी याद होगा आपको, मैंने FC लिखा था। FC क्या होता है भाई, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, ये देखिए FC साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालना है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, FC इक्वल फ्रीक्वेंसी होता है भाई 1 टाइम पीरियड। तो ये सीधे बिना मेहनत किए हुए ये जो T आया था इसका रेसिप्रोकल, मतलब QB/2πm आ चुका है। तो ये हो गई इसकी थ्योरी। अब बस इसमें एक और पार्ट ये आ जाता है कि मैं बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², मतलब k मैक्स, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू हाफ 1/2
एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे v को भी मैक्स होना पड़ेगा ना, क्योंकि m तो भाई क्या है, m मास है, मास विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। तो जो v है, v जब मैक्स होगा तभी k भी मैक्स होगा, ओके। तो हम यहाँ पे डालते हैं, अब हम ये लिखते हैं कि हमें पता है, वी नो दैट r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं, v विल बी आर क्यू बी अपॉन एम। तो यहाँ से v मैक्स कब होगा, व्हेन v विल बी मैक्स, v उस केस में मैक्स होगा। देखिए q तो एक चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल हम डालेंगे भाई वो चार्ज तो उतने का ही रहेगा। b भी फिक्स्ड होगा, जो मैग्नेट्स के बीच होगा, मास भी फिक्स्ड होगा। तो r चेंज होता है, क्योंकि पहले छोटा एक रोटेशन था, फिर बड़ा, फिर और बड़ा रोटेशन। तो v मैक्स विल बी इन दैट केस व्हेन r इज़ मैक्स। जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा तो v भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो v मैक्स इक्वल्स टू r मैक्स क्यू बी अपॉन m, ठीक है, ओके, हाँ, मैक्स क्यू बी अपॉन m। तो अब हम यहाँ से वापस निकाल सकते हैं k मैक्स हम कैसे वापस से भाई इसमें डाल देते हैं। तो k मैक्स विल बी हाफ, k मैक्स वॉज टू हाफ इंटू m इंटू, अब v स्क्वायर में ये वैल्यूज़, मतलब v का स्क्वायर मतलब इस पूरा का स्क्वायर, v स्क्वायर मैक्स q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो ये m इस m स्क्वायर को काट देगा। तो फाइनली जो हमारे पास आ गया है, हमारे पास यही आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी उसके मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर, आर मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, आर मैक्स का स्क्वायर, ओके, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि के मैक्स कम होगा। तो देखिए अब हमें यहाँ से ये चीज़ भी हमें ये चीज़ भी पता चलेगी। देखिए यहाँ पे कहीं फ्रीक्वेंसी का यूज़ है, फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं है, फ्रीक्वेंसी का यूज़, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो हमें ये पता चल चुका है कि जो काइनेटिक एनर्जी है डैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब बस छोटी छोटी सी 2-3 और चीज़ें कि लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होती है, साइक्लोट्रॉन के भाई लिमिटेशंस क्या हैं। तो दो लिमिटेशन साइक्लोट्रॉन की। पहली लिमिटेशन ये है कि वो न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों न्यूट्रॉन्स को भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे चार्ज होता है 0। अब साइक्लोट्रॉन के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल पे ही फोर्स लग सकती है, जो कि पार्टिकल चार्ज नहीं उस पर फोर्स नहीं लगेगी, तो इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, आप क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते भाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी 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 लेस मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स सबसे हल्के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैव लेस मास। तो भाई उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि वो साइक्लोट्रॉन मशीन से ही बाहर निकल जाएगा, इतनी हाई स्पीड, और हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे cannot be used to accelerate electrons because of less mass of electrons. Electrons have very less mass, their kinetic energy will become very 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 large and hence electrons will come out of cyclotron machine, ठीक है। अब भाई इसके यूजेस क्या हैं, तो बात होगी डिसएडवांटेजेस के। अब यूज़ कहाँ करते हैं। अच्छा, तो अब ये खोलेगा भाई, जब न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो बचा ही क्या, बचा प्रोटॉन। तो भाई ये प्रोटॉन के लिए काम करेगा। प्रोटॉन हो गया, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो गया, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये उन पे काम करेगा, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज टू इम्प्लांट आयंस इन सॉलिड, ठीक है, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी। लिखिए, यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर ये कोई मेटल पड़ा हुआ है तो यहाँ से एक आयन आएगा साइक्लोट्रॉन से, इसके अंदर आके घुस जाएगा। अब जैसे ही इस मेटल के अंदर आयन घुस गया, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी। दूसरा यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर कैंसर। देखिए हॉस्पिटल्स में कैंसर के क्योर के लिए एक अलग ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप चाहिए होता है। जैसे कीमोथेरेपी बोलते हैं ना, तो कीमोथेरेपी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप साइक्लोट्रॉन के मदद से प्रोड्यूस होता है। यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर कैंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें एक्सप्लेन करना है स्टेट रेजोनेंट कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। रेजोनेंट कंडीशन में बताना है क्या होता है भाई। रेजोनेंट कंडीशन का क्या मतलब है, जब रेजोनेंस एक कंडीशन होती है, रेजोनेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन मतलब FC,
बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एफ ए बोलते हैं, ठीक है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डैट इज एफ सी इक्वल्स टू एफ ए। तो यही आ जाएगा एफ ए इक्वल्स टू एफ सी क्या था, क्यू बी अपॉन 2πm। तो हम ये लिखेंगे एट रेजोनेंस कंडीशन एफ ए इक्वल्स टू ये, ठीक है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि फोर्स, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में देखेंगे। तब के लिए बाय बाय।